आज के इस वीडियो में मैं आप सबको साल 2026 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड बताऊंगी। इसके लिए मैंने सभी 31 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इन सभी फंड्स को मैं इनकी एज, AUM, comparison with benchmark returns and category average returns, last 1, 3, 5, 8, 10 years and since launch trailing returns, last 12 years, year-on-year returns, rolling returns, bull and bear market returns, expense ratio, alpha, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगी और फिर इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड को मैं सिलेक्ट करूंगी। सबसे पहले अब एक बार ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं और ये फंड्स किन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल रहते हैं। एंड देन मैं सभी मिड कैप फंड्स का अच्छे से हर एक फैक्टर के बेसिस पर कंपैरिजन करूंगी। देखो, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने इक्विटी एलोकेशन का मिनिमम 65% पैसा मिड साइज कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का बचा हुआ 35% पैसा फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये मिड साइज कंपनीज क्या होती हैं? तो देखो, सेबी ने ना कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद की अगली 101 से लेकर 250 तक रैंक की जो कंपनीज हैं वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं और फिर अगली 250 कंपनीज जो हैं वो स्मॉल कैप में इंक्लूड होती हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आपका मिनिमम 65% अमाउंट इन्हीं मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये समझते हैं कि किन लोगों के लिए ये मिड कैप फंड्स ज्यादा सुटेबल रहते हैं। देखो, अगर आपको अबव एवरेज रिटर्न्स चाहिए और उसके लिए आप हाई रिस्क लेने को रेडी हो तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि कम से कम 5 से 7 साल के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप फंड्स आर नॉट द राइट चॉइस। अब शुरू करते हैं अपने सभी 31 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को। देखो, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन और एनालिसिस करना एक साथ थोड़ा मुश्किल है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करूंगी, हर एक फैक्टर के बेसिस पर देखूंगी कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं। उन वीक म्यूचुअल फंड्स को मैं रेड मार्क करूंगी और अपने इस लिस्ट से डिलीट करते जाऊंगी। जो फंड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें मैं ग्रीन मार्क करूंगी और आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्ट लिस्ट करते जाऊंगी। कंपैरिजन के लिए हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज ऑफ फंड। एज ऑफ फंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंड कब लॉन्च हुआ, कितना पुराना है वो फंड। तो जो फंड्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि 2-3 साल पहले, उन्हें मैं अपनी इस लिस्ट से अब एलिमिनेट करूंगी क्योंकि इन फंड्स का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है एक थोरो एनालिसिस के लिए और इनके सिर्फ लास्ट 1 और 2 इयर्स के ही रिटर्न्स अवेलेबल हैं, तो इनका रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस भी अच्छे से नहीं हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, जब हमारे पास ऑलरेडी अच्छे और पुराने म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रेफरेंस देंगे। अभी इट्स टू अर्ली कि इन नए म्यूचुअल फंड्स में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिस्क लें। तो अगर मैं अपनी इस लिस्ट में देखूं तो 6 ऐसे फंड्स हैं जिनको अभी लॉन्च हुए बस 2-3 साल ही हुए हैं और वो फंड्स हैं जेएम, बंधन, हेलियोस, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको और व्हाइट ओक कैपिटल स्मॉल कैप फंड। तो इन सभी 6 फंड्स को अब मैं रेड मार्क कर रही हूं और अपने इस लिस्ट से रिमूव करती हूं। अब आगे के एनालिसिस के लिए हमारे पास बच गए ये टोटल 25 मिड कैप फंड्स। अब कंपैरिजन के लिए हमारा नेक्स्ट फैक्टर है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है फंड साइज। जैसे कि मान लो एक स्कीम लॉन्च की किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने और सपोज उस स्कीम में सब लोगों ने मिलके 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो जो ये 5,000 करोड़ रुपए हैं ये उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM हो गया। यानी कि उस स्कीम में टोटल जितना भी पैसा मैनेज हो रहा है लोगों का, वो उसका AUM होता है। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 1500 करोड़ से कम है तो उस स्कीम में आगे चलकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम ऐसे फंड्स को प्रेफर नहीं करेंगे जिनका AUM 1500 करोड़ से कम है। तो मेरी इस लिस्ट में 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM 1500 करोड़ से कम है: LIC, टॉरस और ITI। इन तीनों को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ और अपनी इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। अब हमारे पास आगे के कंपैरिजन के लिए बच गई ये टोटल 22 फंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इन 22 फंड्स में से उन फंड्स को सिलेक्ट करूंगी जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में, यानी कि लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन अपने बेंचमार्क रिटर्न्स प्लस कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, इन दोनों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये टेबल देखो आप। इस टेबल में मैंने इन सभी 22 मिड कैप फंड्स का, इनके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI का,
और कैटेगरी एवरेज के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के रिटर्न्स का डेटा लिया है। अब जितने भी फंड्स अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बस एक ही फंड ऐसा निकल कर आ रहा है जिसने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स दोनों को बीट किया है। वो फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो यहाँ पर इस फंड को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ और आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ। अब इसके अलावा इस लिस्ट में 3 फंड्स और ऐसे हैं जो सिर्फ किसी एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल, एडलविस और एचडीएफसी मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल और एडलविस बस लास्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में पीछे रह रहे हैं और एचडीएफसी लास्ट 8 इयर्स के टाइम फ्रेम में। इसके अलावा बाकी सभी टाइम पीरियड्स में ये तीनों फंड्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों फंड्स को भी मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ और आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ। तो अब मेरे पास टोटल ये 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स निकल कर आ गए हैं आगे के एनालिसिस के लिए। इन्वेस्को इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एडलविस और एचडीएफसी मिड कैप फंड। अब आगे वीडियो में मैं इन चारों फंड्स का डिफरेंट रिटर्न्स एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करूंगी और इनमें से साल 2026 के लिए एक बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं इन चारों का एनालिसिस रिटर्न्स एनालिसिस से और सबसे पहले इन चारों के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। अगर मैं लास्ट 1 ईयर में देखूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स रहे हैं एचडीएफसी के 7.22%। तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। लास्ट 3 इयर्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्को इंडिया फंड के हैं 29.02%। तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 5 इयर्स में मोतीलाल ओसवाल फंड के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं 29.39%। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन मार्क कर दिया है। फिर लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो इन्वेस्को इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और एडलविस इन तीनों ही फंड्स के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम से ही है, अराउंड 18%। तो यहाँ पर इन तीनों ही फंड्स को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब लास्ट 10 इयर्स का देखूं तो इन्वेस्को इंडिया और एडलविस आगे हैं, दोनों ने अराउंड 19% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स में फिर से मोतीलाल ओसवाल ही सबसे आगे है विद 22.79% रिटर्न्स। तो यहाँ मैंने इस फंड को ग्रीन मार्क कर दिया है। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेस्को इंडिया और मोतीलाल ओसवाल सबसे सही परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों पर ही सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं। अब करते हैं इन चारों फंड्स के लास्ट 12 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। 2014 में एडलविस आगे है, फिर 2015 में मोतीलाल ओसवाल आगे है विद 17.33% रिटर्न्स। देन 2016 में एचडीएफसी के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं। फिर 2017 में एडलविस, 2018 में डाउन मार्केट के चलते सभी फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव थे। स्टिल इन्वेस्को इंडिया सबसे कम गिरा था, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। देन 2019 में फिर मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी। 2020 में एडलविस, 2021 में अगेन मोतीलाल ओसवाल आगे था। 2022 में एचडीएफसी के रिटर्न सबसे ज्यादा थे 13.09%। फिर 2023 में मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी इन दोनों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, अराउंड 43% के। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है। फिर 2024 में मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न सबसे ज्यादा थे 57.36% और अभी 2025 में इन्वेस्को इंडिया सबसे आगे है विद 7.72% रिटर्न्स। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे सही परफॉर्म कर रहा है। इसी फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं। अब अगर रिटर्न्स कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैं इन चारों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन करूंगी। इसके लिए मैंने इस टेबल में इन चारों फंड्स के लोन से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को 3 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अगर हम एवरेज रिटर्न्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने कंसिस्टेंटली सबसे अच्छे एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 20.44% के, जो इस फंड की सुपीरियर परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसलिए मैं इसे यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो वो भी मोतीलाल ओसवाल के ही सबसे ज्यादा हैं। इसके मैक्सिमम रिटर्न्स 43.61% तक गए हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद मिनिमम रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो इन्वेस्को इंडिया के सबसे सही हैं। ये फंड सबसे कम गिरा है। इसके मिनिमम रिटर्न सिर्फ -1.75% तक गए हैं, जबकि बाकी फंड्स कंपैरेटिवली और भी ज्यादा गिरे हैं। तो यहाँ पर इस फंड को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब अगर मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा कौन सा फंड गिरा है तो वो है मोतीलाल ओसवाल। इसके मिनिमम रिटर्न्स -8.78% तक गए हैं। अब इन चारों फंड्स का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा और देखते हैं कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स इनके रिटर्न्स नेगेटिव या पॉजिटिव रहे हैं। और 0 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20% और 20% से ज्यादा रहे हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड क्लियरली स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसके सिर्फ 0.60% ऑफ द टाइम्स इन नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। बाकी 99.40% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स किसके रहे हैं तो वो है मोतीलाल ओसवाल के, अराउंड 5.47% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं। तो यहाँ पर इसे मैं रेड मार्क कर रही हूँ। इसके बाद 20%
20% से ज्यादा के रिटर्न्स का डेटा अगर हम देखें, जो कि मिड कैप फंड्स के लिए एक हेल्दी परफॉर्मेंस मानी जाती है, तो वहां पर एडेल्विस फंड ज्यादा सही लग रहा है और एडेल्विस के बाद मोतीलाल ओसवाल सही लग रहा है, जिसने अराउंड 54.97% ऑफ द टाइम्स 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी आप एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस टेबल में अच्छे से देख सकते हो। तो ये था इन चारों फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस, जिसमें ऑल ओवर मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को इंडिया के ही रिटर्न सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं। अब आगे मैंने इन चारों फंड्स के 4 लेटेस्ट बुल मार्केट्स का डेटा लिया है। अगर आप यहाँ इस टेबल में देखो तो 4 में से शुरू के 3 बुल फेजेस में एडेल्विस मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है, ये सबसे तेजी से ऊपर गया है। इसके अलावा एक बुल फेज में यानी कि 2023-24 वाले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आगे रहा है। अब एक बार इन चारों के बियर मार्केट्स के रिटर्न्स और देख लेते हैं। यहाँ मैंने इस टेबल में 5 लेटेस्ट बियर मार्केट्स का डेटा लिया है। 2015-16 वाले बियर फेज में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे कम गिरा है, बाकी तीनों फंड्स कंपैरेटिवली ज्यादा गिरे हैं। इसके अलावा अगली 2 बियर मार्केट्स में यानी कि 2019 और 2020 वाली मार्केट्स में इन्वेस्को सबसे कम गिरा है और मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा गिरा है। यही चीज हमने रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस में भी देखी थी, जहां पर मिनिमम रिटर्न्स सबसे कम मोतीलाल ओसवाल के ही थे और नेगेटिव रिटर्न्स की परसेंटेज भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ही ज्यादा थी। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पर थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो इसी के मैक्सिमम रिटर्न सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो इसी के रिटर्न सबसे ज्यादा गिरते भी हैं। अब लेटेस्ट 2 मार्केट फेजेस का डेटा अगर हम देखें तो इनमें HDFC सबसे कम गिरा है। तो ये तो था ऑल ओवर रिटर्न्स का एनालिसिस। अब इन चारों फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक अच्छा फंड वही होता है जो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न्स दे, यानी कि उस फंड में रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न्स मैक्सिमम हो, और फिर ऑल ओवर इस रिटर्न्स एंड रिस्क एनालिसिस के बेसिस पर हम एक बेस्ट मिड कैप फंड सिलेक्ट करेंगे। जो फंड सबसे कम रिस्की होगा उसे मैं ग्रीन मार्क करूंगी और जो फंड सबसे ज्यादा रिस्की होगा उसे मैं रेड मार्क करूंगी। शुरू करते हैं एक्सपेंस रेशियो से। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो वो सबसे कम है एडेल्विस का 0.40, तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है मोतीलाल ओसवाल का 0.72, तो इसे मैं रेड मार्क करती हूँ। अब देखते हैं इन सभी फंड्स का अल्फा स्कोर। अल्फा हमें बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने % ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। हायर द अल्फा बेटर द फंड इज, तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अल्फा सबसे ज्यादा है। अब अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें तो सबसे ज्यादा अल्फा है इन्वेस्को इंडिया का 5.07, तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे कम अल्फा है एडेल्विस का 3.25, तो इसे मैं रेड मार्क करती हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है बीटा। बीटा हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी कि जब मार्केट में चेंजेस होते हैं और उसका बेंचमार्क ऊपर या नीचे जाता है तो वो फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है। जैसे कि अगर किसी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और अगर निफ्टी 100 किसी एक पर्टिकुलर दिन 1% से ऊपर या नीचे गया तो ये फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है वो हमें बीटा से पता लगता है। नाउ द रूल फॉर बीटा इज लोअर द बीटा बेटर द फंड इज। बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड उतना ही कम इफेक्ट होता है मार्केट चेंजेस से और वो फंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा वो फंड स्टेबल होगा उतना ही कम वो रिस्की होगा। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका बीटा सबसे कम है, और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम बीटा है HDFC का 0.86, इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे ज्यादा बीटा है इन्वेस्को इंडिया का, तो इसे यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसके रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से कितने ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है और उस फंड के एवरेज रिटर्न्स 20% रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस फंड ने 20+5 और 20-5 के रेंज में रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि उस फंड के रिटर्न्स मैक्सिमम 25% तक गए हैं और मिनिमम 15% तक। नाउ द रूल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन मच बेटर प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल द फंड इज। अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है HDFC का 13.9, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है मोतीलाल ओसवाल का 17.78, तो इसे मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। इससे ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं उसके बदले उस फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। अगर शार्पे रेशियो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फंड ने हायर रिटर्न्स दिए हैं लो रिस्क के साथ। जैसे कि अगर एक फंड का शार्पे रेशियो 1.5 है तो इसका मतलब है कि उस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.5 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। अगर फंड का शार्पे रेशियो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फंड ने रिस्क ज्यादा लिया और उसके बदले रिटर्न्स कम दिए हैं। और अगर किसी फंड का शार्पे रेशियो 0 है तो इसका मतलब है फंड के एक्स्ट्रा रिटर्न्स नेग्लिजिबल हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रिस्क लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, सेम ही रिटर्न्स मिले। तो बेसिकली हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड इज, तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका शार्पे रेशियो पॉजिटिव
हो प्लस सबसे ज्यादा हो। हमारे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्प रेशियो है HDFC का 1.36, यानी कि इस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.36 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। और सबसे कम शार्प रेशियो है मोतीलाल ओसवाल का 1.13, तो इसे मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ। अब ऑल ओवर अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर सबसे ज्यादा रेड मार्क्स आए हैं, यानी कि ये फंड कंपैरेटिवली हायर रिस्क जोन में आता है। सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स HDFC पर आए हैं, तो HDFC इन चारों में सबसे कम रिस्की है, और बाकी के दोनों फंड्स यानी कि इन्वेस्को इंडिया और एडलविस वो दोनों मॉडरेटली रिस्की। सो ऑल ओवर इन चारों फंड्स के रिटर्न्स एंड रिस्क एनालिसिस को अब मैं सम अप करूं तो इस साल मिड कैप कैटेगरी के लिए हमारे पास दो बेस्ट फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल उन इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा जो हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शन चाहते हैं, और अगर आप एक सेफ ऑप्शन चाहते हो विद मॉडरेट रिस्क तो फिर इन्वेस्को इंडिया सही ऑप्शन रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सभी मिड कैप फंड्स का एनालिसिस किया और एंड में बेस्ट मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं किस कैटेगरी के फंड्स का एनालिसिस करूं ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।